देश में जातीय जनगणना को लेकर मचे घमासान के बीच मोदी सरकार ने वक्फ कानून में संशोधन का बिल पेश कर दिया है और इसके साथ ही एक बार फिर देश की सियासत में तूफान आ चुका है। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल इस बिल के विरोध में आ गए हैं और मोदी सरकार को मुसलमानों की दुश्मन बताने लगे हैं। This bill, through this bill, they are putting a proviso that non-Muslims also be the member of the governing council. Sir, through you, sir, I would like to ask a question to the government. Whether we think about the Supreme Court constitute the board of Ayodhya, whether anybody can think that a non-Hindu be the part of Ayodhya Mandir board, sir? Sir, we are believing in, sir, I told that. Guruvayur temple, there is a temple, there was some board. Waqf properties, sir, are not public properties. By removing waqf by user, this government wants to take over dargah, masjid and waqf properties. Sir, government कह रहे हैं कि हम महिलाओं को दे रहे हैं। मुझे यकीन है कि आप बिल्किस बानो को और ज़किया जाफरी को मेंबर बनाएंगे, मुझे यकीन है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर कि ये जो आप बिल ला रहे हैं, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। ये बिल जो इंट्रोड्यूस हो रहा है, ये अध्यक्ष महोदय बहुत सोची समझी राजनीति के तहत हो रहा है। जब लोकतांत्रिक तरीके से चुने जाने की पहले से प्रक्रिया है तो उसको नॉमिनेट क्यों किया जा रहा है? अन्य धार्मिक जो मसले हैं, बॉडीज हैं, उनमें कोई गैर बरादरी का नहीं आता है। मान लीजिए वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को शामिल करने का औचित्य क्या बनता है? अध्यक्ष महोदय, सच्चाई ये है कि भाजपा अपने हताश, निराश, आप तो इस कानून चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। वक्फ संशोधन बिल में कई संशोधन शामिल हैं। इसमें अहम है कि वक्फ अधिनियम 1955 का प्रभाव हट जाएगा। इस अधिनियम के तहत वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को अपना बता सकता था और इसके खिलाफ ट्रिब्यूनल में अपील होती थी। अब किसी भी संपत्ति पर वक्फ बोर्ड के दावे के पहले उसका वेरिफिकेशन जरूरी होगा। इससे वक्फ बोर्ड की मनमानी पर रोक लगेगी। वक्फ बोर्ड के पुनर्गठन में सभी वर्गों समेत महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। सरकार इसे न्याय संगत संशोधन और समय की मांग बता रही है। ये एक्ट एक्चुअल में 1995 एक्ट और 2013 का अमेंडमेंट आने के बाद अस्तित्व में नहीं, हम कागज पर से निकाल रहे, इतना ही है। और मैं मानता हूँ इसमें विपक्ष सहमत होगा। वक्फ बोर्ड के एकाधिकार को लेकर लंबे अरसे से बहस चल रही थी। आरोप थे कि वक्फ कानून की आड़ में ऐसे अधिकार दे दिए गए कि वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति पर कब्जा कर सकते हैं। देश में सेना और रक्षा मंत्रालय के बाद वक्फ बोर्ड के पास ही सबसे अधिक जमीन है। यह रकबा करीब 9 लाख एकड़ का है, जिसमें दिल्ली जैसे 3 शहर समा सकते हैं। मोदी सरकार के संशोधन बिल के बाद भाजपा और कांग्रेस अब आमने सामने है। जो बिल लोकसभा में पेश हुआ है, वो वक्फ बिल का हम लोग इस बात के लिए विरोध कर रहे हैं कि लोगों को समझना चाहिए कि ये वक्फ को संरक्षण करने के लिए, उसकी हिफाजत करने के लिए नहीं, उसे बर्बाद करने के लिए आया है और सरकार को इन संपत्तियों पे उसकी निगाह खराब है। कोई भी एक्ट, कोई भी कानून संविधान से ऊपर नहीं हो सकता। वो दूसरों के अधिकारों का हनन नहीं कर सकता और ये कानून सबके लिए उचित है। और खास करके जो मुस्लिम समुदाय के गरीब तबका, मध्यम वर्ग के तबका के लोग हैं, जो पीड़ित प्रताड़ित रहे हैं, उनको भी यह कानून संबल देने वाला बनेगा। और जो इसका विरोध कर रहे हैं, उनका अपना तुष्टीकरण का हिडन एजेंडा है, वोट बैंक की राजनीति है। बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव में अपने दम पर बहुमत का आंकड़ा नहीं पार कर पाई, जिसके बाद ये कहा जा रहा था कि मोदी सरकार हिंदुत्ववादी एजेंडे से पीछे हट सकती है। ऐसा करने पर जेडीयू और टीडीपी जैसी पार्टियां विरोध में उतर सकती है। लेकिन वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन का प्रस्ताव पेश कर सरकार ने ये संकेत दे दिए हैं कि वो अपने मूल मुद्दों से नहीं हटने जा रही। अब देखना ये है कि इस पर सियासत कैसे आगे बढ़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND24। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका IND एनालिसिस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रोषिता शर्मा। वक्फ बिल बवाल और सवाल। जी हां, संसद में आज
वक्फ संशोधन विधेयक पेश होने के साथ ही देश भर की सियासत में भूचाल आ गया है। कांग्रेस और सपा समेत कई विपक्षी दलों ने इस विधेयक का विरोध किया है। वहीं सरकार का कहना है कि इस विधेयक के जरिए वक्फ बोर्ड को मिली असीमित शक्तियों पर अंकुश लगाकर बेहतर और पारदर्शी तरीके से प्रबंधन किया जाएगा। सरकार ने इसे संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी के पास भेजने की सिफारिश की है। देश भर में मौजूद 30 संस्थान और वक्फ अधिनियम 1995 के तहत काम करते हैं। दरअसल वक्फ कोई भी चल या अचल संपत्ति हो सकती है जिसे इस्लाम को मानने वाला कोई भी व्यक्ति धार्मिक कार्यों के लिए दान कर सकता है। दान की हुई संपत्ति का कोई भी मालिक नहीं होता है। अब तक बोर्ड के कानून के दायरे से बाहर था, लेकिन संशोधन के बाद प्रशासन का इसमें हस्तक्षेप होगा और बोर्ड की जिम्मेदारी बढ़ने के साथ ही इसमें महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी बढ़ाने की बात यहां पर की जा रही है। क्यों पड़ी संशोधन की जरूरत इस बोर्ड में, संशोधन से क्या पड़ेगा प्रभाव और विपक्ष को क्यों मंजूर नहीं ये बदलाव, चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय आपका करा देते हैं। हमारे साथ कांग्रेस महासचिव पवन पटेल जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है। बीजेपी से प्रवक्ता अजय धवले जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। अजय जी, सबसे पहला सवाल आप ही से है कि ये संशोधन हुआ, देश भर में भूचाल आ गया, सरकार इसे समय की मांग बता रही है, तमाम तरीके के तर्क इस पर दिए जा रहे हैं, लेकिन आरोप यही लग रहा है बड़ा, सभी विपक्षी दल कांग्रेस से लेकर सपा तमाम तरह के लोग यही कह रहे हैं कि ये मुस्लिम विरोधी आप हैं, उसको देखते हुए धर्म की राजनीति आप करते हैं, इसी को देखते हुए ये संशोधन आपके द्वारा किए गए हैं। जी प्रीशिता जी, सबसे पहली बात तो हमको मूल समझने की आवश्यकता है। 1955 का ये एक्ट है। भारत का संविधान बनने के बाद ये ओरिजिनली एक्ट ड्राफ्ट हुआ था और ब्रिटिश एरा में भी वक्फ की प्रॉपर्टीज को मैनेजमेंट के लिए एक एक्ट था। उससे भी अधिक प्रबल एक्ट 1955 में आया था, जहां वक्त किसको एडमिनिस्टर कौन करेगा, वक्त की प्रॉपर्टीज क्या होगी, इसका एक डिफाइंड फॉर्मेट में फॉर्मुलेशन किया गया। 1955 के बाद में 1995 में भी वक्त इंडियन वक्फ एक्ट है, उसमें बदलाव हुआ है, एक अमेंडमेंट हुआ था। तब कांग्रेस की सरकार थी, तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी के शासनकाल में उस अमेंडमेंट आए थे। 2013 में हमारे देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, उसके समय भी वक्फ एक्ट में अमेंडमेंट हुए थे। तो देखिए, समय काल परिस्थिति अनुसार जब जब आवश्यकता लगती है कि अब इस एक्ट की प्रासंगिकता या इसको प्रासंगिक बनाने के उद्देश्य से सरकारें अपनी अपनी दृष्टि से इसमें बदलाव करती रही। ये पहली बार नहीं हो रहा है। हाँ ठीक है, पहली बार ये जब एनडीए का शासनकाल है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार में ये पहली बार अमेंडमेंट हो रहा है, लेकिन इसके उद्देश्य ऑब्जेक्टिव जो है अमेंडमेंट की वो स्पष्टता की ओर से माननीय मंत्री जी ने आज सदन के पटल पे सबके सामने रखे ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस। उन्होंने बहुत स्पष्टता के साथ में कहा कि समय काल परिस्थिति अनुसार अब इस एक्ट में बदलाव की आवश्यकता है। एक तरफ उन्होंने बहुत स्पष्टता के साथ में यह भी कहा कि जब हमारा समूचा विपक्ष और इंडिया अलायंस ये कहता है कि हम संविधान के दायरे में नहीं रहते या संविधान, भारतीय जनता पार्टी हमेशा संविधान की अवहेलना करती है, लेकिन ये जो वक्फ एक्ट है 1995 में जो अमेंडमेंट हुए हैं, या हम 55 के ओरिजिनल एक्ट की बात करें, ये एक्चुअली हमारे संविधान की जो मूल भावना है उससे कॉन्ट्राडिक्ट करता है। एक माननीय मंत्री जी ने सदन के पटल पे यह भी उदाहरण के तौर पे कहा कि लिमिटेशन एक्ट जो है, कॉन्स्टिट्यूशन का लिमिटेशन एक्ट, जब हम प्रॉपर्टीज की बात आती है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में लिमिटेशन एक्ट बहुत सारी चीजों को बाहर करता है कि कितने सालों तक के किसी एक प्रॉपर्टी को आप क्लेम कर सकते हो। लेकिन वक्फ एक्ट उन सारी चीजों को एक ओवरराइडिंग इफेक्ट देता है। वो यह कहता है कि जब कभी वक्फ की प्रॉपर्टी आई तो आप 500 वर्ष पुराना एक आधा उल्लेख लेके आएंगे, एक उल्लेख लेके आएंगे, धार्मिक उल्लेख, जिसमें अगर किसी प्रॉपर्टी का वक्फ 500 वर्ष पूर्व किसी दस्तावेज में यदि उल्लेख है तो उस प्रॉपर्टी को वक्फ डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो एक तरफ हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की मूल भावना है, जब हम राइट टू इक्वालिटी की बात कह रहे हैं, आज काफी विपक्ष के लोग राइट टू इक्वालिटी की बात कह रहे थे कि आर्टिकल 14 का वायलेशन है। तो जब आप इस देश में बहुसंख्यकों के लिए एक नियम हो सकता है, मुझे लगता है अल्पसंख्यकों के लिए ही वही नियम होने की आवश्यकता है। और जो समय काल परिस्थिति इसमें जो बदलाव की आवश्यकता थी, जिससे मुस्लिम समाज के बेहतरी के लिए उनकी जो वक्फ की प्रॉपर्टीज है उसका बेहतरी के साथ में एडमिनिस्ट्रेशन हो, इस मूल उद्देश्य के साथ में सरकार इस बदलाव करने जा रही है। चलिए ठीक है, जवाब जैसा कि हम सभी जानते हैं, प्रीशिता जी, की एक जो पार्लियामेंट्री की ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, जेपीसी हम जिसे कहते हैं, जेपीसी के लिए अब आगे की जो कार्रवाइयां हैं, आगे इस पे जो विचार विमर्श होना है, वो जेपीसी के लिए सरकार की ओर से एक्ट को, अमेंडमेंट एक्ट को भेज दिया गया।
हमें यह लगता है कि अननेसेसरी इस मुद्दे पे तुष्टीकरण की राजनीति से ग्रसित जो लोग राजनीति करते हैं वो इस मुद्दे पे हिंदू मुस्लिम और भाजपा और कांग्रेस या भाजपा और विपक्ष इस प्रकार की राजनीति करने का जो प्रयास कर रहे हैं, पहले उनको इस अमेंडमेंट एक्ट के उद्देश्यों को पढ़ने की आवश्यकता है, इससे क्या इफेक्ट आने वाला है उसको पढ़ने की आवश्यकता है, ना कि ये भ्रम फैलाने वाली राजनीति जो विपक्ष बार बार करते आ रहा है और जो बार बार ये भ्रम फैलाने वाली राजनीति की बात भी मुंह की खा रहा है। ऐसे विपक्ष को इससे बचना। चलिए ठीक है, जवाब ले लेते पवन जी से। पवन जी, क्या परेशानी है कानूनी दायरे में अगर वक्फ बोर्ड को रखा जा रहा है? देखिए, एक तो मुंह की खा नहीं रहे, मुंह की हम खिला रहे हैं 400 पार की हवा निकाल के। एक तो ये क्लियर कर लीजिए। दूसरा मैं ये बोल रहा हूँ, कई बार किसी तरह के संशोधन करना लाजिमी होता है, लेकिन संशोधन सबकी राय के हिसाब से करना चाहिए, जो न्याय संगत है उसके हिसाब से करना चाहिए, ना कि किसी धर्म विशेष को टारगेट करके किसी तरह का संशोधन करना चाहिए। जो वक्फ बोर्ड है, वक्फ का मतलब अल्लाह, वक्फ बोर्ड का गठन इसलिए हुआ था कि जो वक्फ की संपत्ति है उनका मैनेजमेंट कर सके, उनका संरक्षण कर सके, जो बड़े बेढंगे ढंग से जो बेच दिया जाता था उसको सबके नियमानुसार किया जा सके, कि कोई एक रूल्स रेगुलेशन के तहत उसका संरक्षण हो सके। वक्फ से जो होती है उससे जो गरीब है, धर्मशालाएं हैं, शिक्षण संस्थान है, वो सब चलाते हैं। उसका एक जो उद्देश्य है वो पवित्र उद्देश्य है, उस उद्देश्य के कारण वक्फ का गठन हुआ था। कई सारे ऐसे गठन हुए थे जहां पर के नियमों को बाईपास करके कई सारे ऐसे काम किए जाते हैं। वो पर्टिकुलर सिर्फ वक्फ में नहीं किए, कई सारे जगह किए जाते हैं। तो वहां पे हमको कानून तंत्र को ज्यादा मजबूत करने की आवश्यकता होनी चाहिए, बजाय इसके कि इस टाइप के संशोधन करने की। और जहां पे जिस तरह की बात कर रहे हैं, जो यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि वहां पे वक्फ को कहीं पे जो इस तरह प्रचारित किया जा रहा है कि वक्फ ने आज कहा कि हमको एमपी नगर का आईएनडी का ऑफिस अपने नाम करना है तो कल अपने नाम हो जाएगा, इस तरह का जो प्रचारित करने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा कहीं वक्फ बोर्ड में ऐसा कहीं नियम कानून नहीं है। वहां पे यह है जब तक प्रॉपर ढंग से किसी ने दान किया होगा विशेष परिस्थिति में, तब वो वक्फ बोर्ड उसके आगे की कार्यवाही होती है। ऐसा नहीं होता कि वक्फ बोर्ड निकला एमपी नगर से पूरा एमपी नगर एक तरफ करते हुए चल रहा, जो इस तरह का प्रचारित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की फितरत है इसमें, उनको महारत हासिल है। आज ये बोल रहे समय की मांग है, अरे पूरा देश महंगाई से मर रहा, समय की मांग वो नहीं है। पेपर घोटाला कर रहे युवा बेरोजगार है, वो समय की मांग नहीं है। ये ज्वलंत मुद्दों से ध्यान भटकाने का भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है। हम कहते हैं कि ज्वलंत मुद्दे, हर व्यक्ति को क्या लग रहा है कि सबसे पहले रोटी मिले ना, हम कहते हैं करिए संशोधन जितने करने। जो आज बताया जा रहा है कि वक्त की मांग है, ये सब मांग कुछ नहीं, ज्वलंत मुद्दों से ध्यान भटकाना है। चुनाव में जो बड़ी बड़ी बतौलेबाजी की थी, जो बड़े बड़े डीगे हाँक करके आए थे, आज उनको पूरा कर नहीं पा रहे हैं, इसलिए इस तरह के मुद्दों पर ध्यान भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा संपत्ति है वक्फ के पास में। अगर कानून के दायरे में अगर चीजें होंगी, कानून का हस्तक्षेप होगा तो क्या समस्या है? आप ही कह रहे हैं ना कि सभी बेहतर ढंग से काम होता है, ऐसे ही नहीं वक्फ संपत्ति अपने नाम कर लेता है। नहीं, तो वही तो हम कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए वक्फ का नियम है, वक्फ के जो पैरामीटर जो उसका बना हुआ है रूल्स रेगुलेशन, उस रूल्स रेगुलेशन के तहत अगर किसी ने उनको वक्फ बोर्ड को दान किया है जमीन, तभी वो ले सकता है। जो इसका देखिए, जो रफली आप सुनेंगे तो आज के कानून का संशोधन का मतलब यह कि वक्फ बोर्ड जिस संपत्ति को चाहता था उसके नाम अपने नाम रजिस्ट्री करा लेता था। आज मोदी जी ने संशोधन करके ऐसा कर दिया कि वो ऐसा नहीं करा पाएगा। ये मेरा मतलब है, जो गलत प्रचारित किया जा रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है। सरकार से अनुमति लेने के बाद ही होता था जो भी होता था। जब कोई विशेष रूप से वक्फ बोर्ड को दान करता था तभी वो जमीन पे करता था, ऐसा इस टाइप का नहीं है। और अगर नियम कानून के हट के कई सारी चीजें होती हैं, अगर वक्फ के नियम के कानून किसी ने किया है तो उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, रूल्स रेगुलेशन जो कानून के तहत होना चाहिए। चलिए ठीक है, आशीष जी आपकी प्रतिक्रिया क्या लगता है, संशोधन कितना सही है, कितना बदलाव इसमें आएगा, और अब तक जो चला आ रहा था उससे क्या समस्याएं थी? देखिए, अभी तक जो वक्फ बोर्ड का जो काम था, जो भी नियम कानून थे या जिसके तहत वो चलता था या चलता है अभी भी, उसमें कहीं इस बात की बात आई थी कि जब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी तब भी उसमें ये कहा गया था कि संपत्तियों का जो वक्फ बोर्ड के अधीन संपत्तियां हैं उनका मैनेजमेंट और बेहतर तरीके से किया जा सकता है, उनसे ज्यादा आय प्राप्त की जा सकती है। उस समय उस रिपोर्ट में शायद, जहां तक मुझे याद है, कहा गया था कि 165 करोड़ के आसपास वक्फ बोर्ड जो है इससे लाभ करता है, जबकि कई सैकड़ों गुना ज्यादा इसका लाभ अर्जित हो सकता है। पहली बात तो ये कहेगी। दूसरी बात ये थी उसके प्रबंधन को लेकर बात हुई थी कि इन सारी संपत्तियों का प्रबंधन बेहतर हो जाए, तो संपत्तियां यहाँ वहाँ इधर उधर किसी कब्जे का शिकार न हो जाए, इस तरह की कोई चीजें थी। तो ये बात जो परिस्थितियां हैं उसमें कहीं कहीं कुछ जगहों पर ये ठीक भी लगती हैं, कुछ जगहों पर इसमें जो है जहां बहुत बेहतर तरीके से काम चल रहा है वहां तो ये बात उठाई नहीं जा सकती।
लेकिन ये इन दोनों चीजों के बीच की जो परिस्थितियां हैं उसमें ये बात जरूर होती है, ये जरूरत जरूर सामने आ सकती है या आती होगी कि ये जो वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति है बहुत ज्यादा 9 लाख एकड़ संपत्ति है, तकरीबन माना जाता है कि 3 दिल्ली जैसे शहर इतनी जमीन बोर्ड के पास है, तो 3 दिल्ली जैसे शहर उस पर बस सकते हैं या 3 दिल्ली उस पर समा सकती हैं। तो इन संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन के लिए और उनसे ज्यादा आय प्राप्त कर ली जाए या उसमें ट्रांसपेरेंसी पैदा कर दी जाए, तो इसके लिए समय समय पर कानून में बदलाव जरूरी है और ये हर तरह के कानूनों में संशोधन इस तरह के आते रहते हैं। तो वक्फ बोर्ड को लेकर भी जो संशोधन आया है उसके पीछे जो मंशाएं हैं जाहिर तौर पर तो ये नजर आती हैं कि कानून जो है वो समय के हिसाब से अपडेट हो जाए, उनकी परिस्थितियां वो सारी चीजें उस तरह से मैनेज होने लगे। लेकिन इसमें एक समस्या ये है, जो इसमें बहुत सारे मत उभरे हैं, विरोध उभरा है सारे दलों का, जो विपक्ष के सारे लोग हैं, तो उसमें ये है कि कानून अब तो जो भी ये बात सही हो गई कि वो पार्लियामेंट्री कमेटी उसको देखेगी, जेपीसी उसको देखेगी और फिर उसके बाद आएगा, ये बात ठीक है। लेकिन इन सबके पहले भी एक बेहतर प्लेटफॉर्म बनाया जा सकता था जिस पर सारे लोग बात कर सकते थे, सारे दल के लोग, अधिकतम सहमति की बात कर दी जाती, अधिकतम सरकार अपनी मंशा स्पष्ट कर देती, विपक्ष अपनी बातें बता देता और एक सार्वजनिक एक जिसको कहते हैं कि बहस का या रायशुमारी का एक बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया जाता। तो इसमें बहुत सारी चीजें जो हैं बदली जा सकती थी या जोड़ी जा सकती थी और उसके बाद ये बिल अगर आता तो समाज और उससे जुड़े लोगों का और कानूनविदों का सबका पक्ष आ जाता, तो मुझे लगता है विरोध की स्थिति नहीं बनती। और दूसरी बात ये भी है कि इस अमेंडमेंट की जो जरूरत पड़ी उसका आधार भी सामने आ जाता है कि ये किस वजह से किया जा रहा है। तो ये सारी चीजें अगर इसमें पहले एक्सरसाइज पहले होती तो मुझे लगता है कि ये ज्यादा कारगर होता और इतना विवाद की स्थिति भी नहीं होती। चलिए ठीक है, जवाब ले लेते इसका अजय जी। प्रीशिता जी, आशीष जी ने जो प्रश्न पूछा है उसका उत्तर ये है कि जब 2013 में अमेंडमेंट हुआ है, आप 1995 में जब अमेंडमेंट हुआ है, तो क्या इस प्रकार की सहमति बनाने का प्रयास पहले हुआ है? ये एक मूल प्रश्न है जो मुझे लगता है कि जब हम हमारे सभी विद्वान साथी ये प्रश्न रखते हैं तो ये प्रश्न पूछे जाने की आवश्यकता है। क्या जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है, एनडीए की सरकार है, तभी ये प्रश्न पूछा जाने कि पहले कभी सभी राजनीतिक दलों में आम सहमति बनी है क्या? आज जिस प्रकार की सरकार ने अपना पक्ष रखा कि ठीक है ये हम बिल मूव कर रहे हैं, अमेंडमेंट बिल, लेकिन हम इसको जेपीसी को भेज रहे हैं, वहां सभी दलों के सांसद सदस्य होते हैं जेपीसी में, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में, और वहां पे एक प्रोलॉन्ग डिस्कशन होगा। उस डिस्कशन के बाद में जो भी मुद्दे निकल के आएंगे उसके बाद में वो बिल पास होगा। लेकिन जिस प्रकार से तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है, कांग्रेस के प्रवक्ता साथी हमारे पवन जी ने भी यही कहा कि ये पहली अमेंडमेंट क्यों हो रहा है या आप क्यों आवश्यकता पड़ी है, तो मुझे लगता है फिर से वही प्रश्न आता है कि 1995 में हुआ, 2013 में हुआ, आपने बेहतरी के लिए किया था। 2005 में सच्चर समिति का गठन कांग्रेस की यूपीए 1 ने ही किया था। 2006 में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई और जस्टिस सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में यह स्पष्टता के साथ कहा कि जो भारत में वक्फ को डिक्लेयर करने की व्यवस्था, फिर वक्फ की प्रॉपर्टीज का मैनेजमेंट करने की जो व्यवस्था है और उसका एडमिनिस्ट्रेशन की व्यवस्था, इसमें बहुत रूप से बदलाव की आवश्यकता, ये ऑनरेबल सच्चर कमेटी का फाइंडिंग्स थे। मुझे लगता है 2005 से लेकर 2014 तक के यूपीए 1 यूपीए 2 की सरकारों का शासनकाल भारत में था। अब ये इतने ही मुस्लिमों के रहनुमा थे, ये उनकी बेहतरी के लिए इतनी अगर प्रयासरत थे, तो कांग्रेस को सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का इंप्लीमेंटेशन करने से किसने रोका था? और सिर्फ वक्फ की बात नहीं है, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में एन नंबर ऑफ फाइंडिंग्स ऐसी थी जिससे मुस्लिमों का जीवन यापन व्यवस्थित करने के लिए जो कमेटी फॉर्म की गई थी, उसमें माइनॉरिटीज के लिए जो जो बातें कही थी, अगर कांग्रेस सही ढंग से कर लेती तो आज जिस प्रकार से डिस्कशन, डिबेट और डायलॉग की हम बात कर रहे हैं कि वास्तविकता में जो 1955 में ओरिजिनली एक्ट बना है उसमें 1995 में अमेंडमेंट की आवश्यकता पड़ी, 2013 में अमेंडमेंट की आवश्यकता पड़ी, क्या 2024 में उसमें अमेंडमेंट हो रहा है तो इसको राजनीति से जोड़ा जाना चाहिए? ये बिल्कुल भी एक मुझे लगता है कि ये तर्कसंगत राजनीति नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात, आप देखें कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकारें शासनकाल में आती है तब उससे जोड़ दिया जाता है कि अब अल्पसंख्यकों के साथ में और पर्टिकुलरली मुस्लिम्स के साथ में द्वेष भावना के माध्यम से राज्य सरकारें या केंद्र सरकार कार्य करेगी। लेकिन आप देखेंगे इस देश में 50 करोड़ से अधिक जनधन के खाते खुले हैं, उसमें 28 करोड़ से अधिक महिलाओं के जनधन के खाते हैं। कभी धार्मिक आधार पर वर्गीकरण किया गया? इस देश में 11 करोड़ से अधिक शौचालय बने, आपको लगा कभी धार्मिक आधार पर वर्गीकरण किया? इस देश में
करोड़ों की संख्या में आयुष्मान के कार्ड बने, कभी धार्मिक आधार पर वर्गीकरण किया, 4 करोड़ से अधिक प्रधानमंत्री आवास योजना के घर बने, कभी धार्मिक आधार पर वर्गीकरण किया, 15 करोड़ से अधिक घरों में नल जल योजना के माध्यम से आज जल पहुंच रहा है। आपको लगा कभी भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने वर्गीकरण किया? तो इस प्रकार की जो एक भ्रम फैलाने वाली राजनीति विपक्ष कर रहा है, और देखिए कि आपकी तुष्टिकरण का और गट्ठा बैंक, वोट बैंक को आप समाहित करने के लिए उनमें फिर से भ्रम फैला रहे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार या एनडीए की सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार आपका जो वक्त है उसको छीनने जा रही है। ठीक है, आज जैसा कि आशीष जी ने भी कहा, और ये आज 10 लाख एकड़ से अधिक की संपत्ति वक्फ के पास है। भारत सरकार और रेलवे के बाद में सर्वाधिक संपत्ति अगर किसी के पास है तो वक्फ के पास है। लेकिन आपको लगता है कि इन वक्फ की प्रॉपर्टीज के एडमिनिस्ट्रेशन से इतनी बड़ी संख्या में संपत्ति होने के बाद भी मुस्लिम समाज की बेहतरी हो रही है क्या? उनके एजुकेशन में, उनके लाइफस्टाइल में, उनके जीवन यापन में वक्फ। चलिए आशीष जी, तो अब लग रहा है संशोधन के बाद उनके पूरे जीवन स्तर में सुधार हो जाएगा। चलिए हम भी यही देखेंगे, आप भी यही, हम भी देखेंगे कि कितना एकदम राम राज्य आ जाएगा। अब सुनिए, मुझे बोला, सुन लीजिए। आशीष जी ने कितनी सकारात्मक बात कही। मुझे लगता है किसी व्यक्ति को उसमें कोई गुरेज नहीं होना चाहिए, लेकिन इनका देखिए भारतीय जनता पार्टी की फितरत है, ये प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे, प्रश्न में एक और प्रश्न कर देंगे कि क्या कांग्रेस ने। अरे भैया, कांग्रेस को तो कोस कोस के मोदी जी आए थे, अब अपनी बताओ। अभी भी कांग्रेस का रोना रो रहे हो कि कांग्रेस ने ऐसा किया। आशीष धैर्य, नम्रता पूर्वक निवेदन है, अनुसार कर रहे हैं। मुझे लगता है क्यों धार्मिक एंगल दिया जा रहा है? अजय जी, धार्मिक एंगल तो राम को लाने वाले बने थे, राम को लाने वाले हम उनको लाएंगे। राम से बड़ा कद आपका हो गया था, अब धार्मिक एंगल देख रहे हो। सुन लो आप मेरी बात, ठीक है? अब उन्होंने कितना सकारात्मक बात देखिए, हताश निराश कांग्रेस इसी प्रकार राजनीति करेगी ना, तो आपको आपकी बात भी शांति से सुनी गई। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए। सार्थक राजनीति करना चाहती है, आप फिर से धर्म की राजनीति कर रहे हो। आप देखिए, यूसीसी की बात आती है तब आपको दिक्कत होती है, सीएए की बात आती है तब आपको दिक्कत होती है, आप बात आ रही है तब आपको दिक्कत होती है कि किस प्रकार से आपने चोला ओढ़ के रखा है राजनीति। बात करी जब आपको समय मिलेगा, अरे मेरे समय में मत बोलिए। ठीक है, देखिए अब आशीष जी ने कितनी सही बात किया। उन्होंने कहा कि जब एक सकारात्मक होता है, एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जाता, सबकी राय ले ली जाती, लेकिन राय कैसे लें? हमें देश को चलाना है तानाशाही से। किसान बिल था, राय ले लेते, किसान बिल लागू कर दिया, कोई चर्चा नहीं, कोई चर्चा नहीं। ठीक, किसान 7.5 में शहीद हो गए, किसान बिल वापस ले लिया, कोई चर्चा नहीं। तो इनकी फितरत में तानाशाही है। हमने ये कहा अगर तानाशाही होती है तो बिल वापस नहीं लिया जाता। लाजमी होते हैं। हमने कहा जो आज वक्त की मांग कह रहे हो, आज वक्त की मांग है कि बेरोजगारों को रोजगार दो, 450 रुपए में सिलेंडर दो। 100 दिन में काला धन आया तक कहां है? धंधा लो, चंदा लो, बंद करो। जो बतौलेबाजी, जो झूठे सपने इस देश और प्रदेश की जनता को दिखाया था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार झूठों की सरकार, उन वादों को पूरा करो। हमने ये नहीं बोला कि कोई संशोधन होना ही नहीं चाहिए, यहां विरोध कर रहे। हमने कहा था जो वक्त की मांग है आज, जो किसान आत्महत्या कर रहा है, उसको पूरा करना चाहिए। ठीक है, विपक्ष अगर इतने सवाल उठा रहे, ये संशोधन तो हुआ है वक्फ बोर्ड में, कानूनी दायरे में लाया गया है इसको, ये ठीक है, आगे सकारात्मक बदलाव होंगे इसमें? पवन नहीं, मेरा मतलब यह है कि आप किसी भी तरह के बदलाव लाइए, कई सारे बदलाव होते हैं सकारात्मक, और भारतीय जनता पार्टी को महारत हासिल है, वो एक धर्म विशेष के हिसाब से करती है। तो जैसा आशीष जी ने बोला, मेरा भी मानना था कि जब आप तानाशाही क्यों कर रहे हो, पहले आप सबसे राय ले लेते, एक सर्वदलीय बैठक बुला लेते, सबका राय मशवरा कर लेते, तो विरोध क्यों होता? तब आप बोलते कि पवन जी आपके पार्टी के लोग उसमें थे और आज आप विरोध कर रहे, तब हम करते। लेकिन आपको तानाशाही सवार है, आपको लोकतंत्र में विश्वास ही नहीं है, इस बात की समस्या है। अजय जी जल्दी जवाब दे दीजिए। अभी भी पवन जी की जानकारी के लिए कि बिल अभी जेपीसी के पास गया है। अरे पहले चले जाते ना तो डिबेट ही नहीं होती, दूसरे मुद्दे पे डिबेट हो रही होती, वहां आपकी बात रख लेंगे। आज देश को इस प्रकार से भ्रम फैलाने वाली राजनीति समझ जाने दीजिए। देश में धार्मिक उन्माद मत फैलाइए। फिर ये भी उठ रहा है ना अजय जी कि थर्ड टर्म में क्यों याद आया? अगर संशोधन था, समय की मांग थी, थर्ड टर्म में याद आया है कि ये देखिए, मुझे लगता है इस प्रकार से अगर आप सरकारों को गवर्नेंस करने लगाएंगे, समझौता नहीं करेंगे, गवर्नेंस, तो सरकारों की अपनी अपनी प्रायोरिटीज होती है। आज हमारी देश की आवश्यकता थी 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना के घर, 11 करोड़ शौचालय, आपने 50 करोड़ जनधन के खाते खोले। अगर सरकारों की बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, उसको बनाने में 10 साल लग गए। तो आपकी सरकार की आवश्यकता, आज आपको लग रहा है कि जो मेनस्ट्रीम एक्ट है उनमें बदलाव की आवश्यकता है। सरकार अपने गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस के हिसाब से वो कर रही है। बुलेट ट्रेन की स्पीड क्या है, कितने स्मार्ट सिटी बन गई है, सब समय की मांग है। सही बोल रहे हैं, आज सबसे बड़ी समय की मांग थी
कि वक्फ बोर्ड के कानून में संशोधन करना चाहिए। बाकी कोई समय की मांग नहीं, बेरोजगारी, युवा जो बतौलेबाजी की थी। चलिए अरे आप चुनाव में लेके गए थे मुद्दे, संशोधन के बाद ये तमाम तरह के आरोप लग रहे, धर्म की राजनीति को लेकर, तुष्टीकरण को लेकर, और फिर वही हिंदू मुस्लिम देखने को मिल रहा है। है कोई इससे सहमत हो या ना हो, तो मेरा विजन है कि इससे पहले बड़ा प्लेटफॉर्म बना के इस पर बात की जा सकती थी, तो ये स्थिति नहीं आती ना कि ये पार्टी हिंदू विरोधी है, ये पार्टी हिंदू पक्ष की है, या इस तरह की बातें नहीं खड़ी होती। तो इसलिए जब एक बड़ा विधेयक लाया जाए, और खास तौर पर ऐसा जो किसी जगह पर, किसी बिंदु पर जाकर वो संवेदनशील हो, किसी समाज से जुड़ा हुआ हो, या कोई सीधा कोई परिवर्तन की बात हो, तो उससे पहले एक रायशुमारी का मंच तैयार करवाने में बुराई किया, पहली बात। दूसरी बात मैं ये भी कहता हूँ कि जरूरी है कि इतनी बड़ी संपत्ति यदि किसी बोर्ड के पास है तो वो ज्यादा व्यवस्थित हो जाए और कानून समय के हिसाब से अपडेट हो, जो मैंने पहले भी कहा। तो उसको अपडेशन में या उसमें बदलाव लाने के पहले बात करना मुझे लगता है ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि हम एक लोकतंत्र के दायरे में बात कर रहे हैं, संसद में लोकतंत्र के तहत ये सब चीजें होती हैं, तो उसका एक पहला कदम ये भी हो सकता था। दूसरी बात है, अगर ये कदम उठ गया होता तो आज सत्ता पक्ष के लोगों को इतनी ज्यादा सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ती। ये दो चीजें हैं। तो मेरा ये मतलब है कि वक्फ बोर्ड से जुड़ा अगर कोई संशोधन लाते हैं, कानून लाए, तो उसका स्वागत होना चाहिए उस समाज की तरफ से कि जिससे जुड़ा हुआ है। तो उसके पहले अगर राय बात होती तो उसका पक्ष, उसकी जरूरतें भी आती। निश्चित तौर पर हर कानून में कई कमियां होती हैं, प्रबंधन में कमियां और खामियां होती हैं, ये सभी के साथ है, सभी जगह है। तो इसमें सुधार के लिए ही कानून लाए जाते हैं। लेकिन कानून सहमति, अधिकतम सहमति, कई बार होता है कि कुछ लोग जो बहुत अड़ियल रवैये की वजह से उस चीज को नहीं मान पाते हैं या उस चीज को स्वीकार नहीं कर पाते हैं, लेकिन बहुत बड़ा पक्ष जो होता है वो इसको स्वीकार करने की मुद्रा में होता है, समय के साथ चलने की मुद्रा में होता है। तो ये सब एक्सरसाइज यदि होती हैं तो ज्यादा बेहतर होता है। और इसके पहले कांग्रेस ने जो नहीं किया तो क्या अब नहीं हो सकता क्या? अगर कांग्रेस ने नहीं किया तो उसने उसके दुष्परिणाम भी भुगते हैं, अच्छे परिणाम भी भुगते हैं, जो भी भुगते हैं। तो उसको बदलने में क्या बुराई है? मैं ये बोलता हूँ कोई भी एक बड़ा विधेयक लाके बहस खड़ी करके पहले एक आंतरिक बहस खड़ी कर ली जाए, उसके बाद सार्वजनिक रूप से बहस की जाए, जो बेहतर हो वो किया जाए। फिर मैं कहता हूँ कि वक्फ बोर्ड बहुत बड़ी संपत्ति का मालिक है, तो निश्चित तौर पर उसके नए तरीके, नए कानून, नए लोग, क्योंकि इस तरह के संवेदनशील मुद्दों पर अगर प्लेटफॉर्म पर डिस्कशन पहले किया जाए और संशोधन किया जाए तो शायद स्थितियां कुछ अलग हो। समय की कमी। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो वक्फ बोर्ड में ये बड़ा संशोधन लाया गया है और इस पर सियासत देश भर में गरमाई हुई है। सरकार इसे बेहतरी के लिए बता रही है तो विपक्ष इसे एक वर्ग विशेष के विरोध का बता रहा है। हालांकि देखना होगा इस पर सियासत कब तक गर्माती है। फिलहाल एनालिसिस में इतना ही। बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।